बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम आज आप देखेंगे बोर्ड पर समांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। NCERT की जो बुक है उसमें लेसन 6 पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। लेसन 6 का 6.1 जो है एक्सरसाइज इससे पहले कर दी गई है। अब हम 6.2 में चलने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बताना है उसको मैं ज़रूरी समझता हूँ। आप ध्यान देंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि चीज़ों को कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे उसको अपने दिमाग में बसाएंगे, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले एक बात ध्यान देना है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसकी बेसिक चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैथ को डेली आप रिवाइज करते रहें। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसे बार बार रिवाइज करिए और उसे समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से हो जाए। तभी आप किसी एक्सरसाइज को आसानी से समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज करें और अच्छी तरह समझकर ही कोशिश करने का प्रयास करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखाएं के बारे में, जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे कि समांतर रेखाएं क्या हैं। रेखाओं के बारे में आप जानते हैं, रेखाएं कई तरह की होती हैं। जो प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं, दो रेखाएं आपस में जब काटती हैं तो उसको प्रच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे समांतर, जिसको अंग्रेजी में पैरेलल लाइन कहते हैं। समांतर, सम धन अंतर, ये ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए और इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि समांतर या पैरेलल लाइन किसको कहते हैं। जब दो लाइन के बीच में अंतर जो है हमेशा बराबर रहे, यानी लंबवत दूरी इनके बीच में जो है हमेशा बराबर रहे। जैसे आप देखते होंगे कि रेल की पटरियाँ, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती हैं। इसका मतलब इनके बीच का दूरी सम अंतर, यानी सम मतलब बराबर, अंतर मतलब इनके बीच का जो लंबवत डिस्टेंस है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको कह सकते हैं, वो हमेशा इक्वल हो तो इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी दो रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी ये कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं। इसको ध्यान देना है आपको कि प्रच्छेदी रेखाएं दूसरी होती हैं और ये समांतर रेखाएं दूसरी होती हैं। वो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब समांतर रेखाओं पर हम चलते हैं कि समांतर रेखाएं, एक रेखा ये है L है और एक रेखा ये है M। इसको एक प्रच्छेदी रेखा काटती है, एक जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं, स्लैंट लाइन एक काटती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको काटती है। तो आप देखते होंगे कि इन दोनों रेखाओं को दो पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर कोण बन जाता है। क्या बनता है? कोण बनता है। आप देखेंगे वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। तो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें से देखेंगे आप कि 8 कोण बन गए। इन 8 कोणों में कई नाम हैं, इन कई नामों को आपको समझना है। ठीक है, इन कई नामों में पहला नाम आपको आएगा संगत कोण। क्या आएगा? संगत कोण आएगा पहला नाम, इसको ध्यान देना है, संगत कोण। दूसरा आएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण। और तीसरा नाम आएगा अंतःकोण। चौथा नाम आपके सामने आएगा, इसी में देखना है, शीर्षाभिमुख, जिसको आप अच्छी तरह से पहले ही पढ़ चुके हैं, शीर्षाभिमुख कोण। 6.1 में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश मीडियम के लड़कों को हम समझा देते हैं कि संगत कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। एकांतर को अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। अंतःकोण को इंटीरियर एंगल कहते हैं और शीर्षाभिमुख को
वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि इन एंगल का नाम आप याद रखेंगे, चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में, तब आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इन 8 कोणों में पहचानना है आपको है, ये ध्यान देना है कि पहचानना है कि संगत कोण किसको कहेंगे। कैसे पहचानेंगे? समानांतर रेखा के ऊपर जाएंगे और इस समानांतर रेखा के ऊपर जाएंगे और तिर्यक रेखा के इस साइड और इस साइड आप देखेंगे एक का जो है संगत 5 हो जाएगा, 2 का संगत 6 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखेंगे 1 और एंगल 5 ये संगत है। और आपको ध्यान देना है एंगल 2 और एंगल 6। क्यों? क्योंकि इस समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के इस साइड जो कोण होगा वो आपस में संगत कहलाएगा। अब हम समांतर रेखा के नीचे आते हैं और इस समांतर रेखा के नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये 3 का संगत हो जाएगा 7, ये हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 7 एंगल 7, और उसी तरह 4 का हो जाएगा 8 एंगल 4 और एंगल 8। ये ध्यान दीजिए, ये सब जो है संगत कोण का पेयर है, संगत कोण के ये युग्म है। इसको समझेंगे कि संगत कोण कैसे पहचानेंगे और इस तरह से आप संगत कोण को आसानी से पहचान जाएंगे। एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण में ध्यान देना है कि एकांतर कोण में 2 बातें होती है, अंतर एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। क्या होते हैं? अंतर और बाह्य। अंतर मतलब इंटीरियर, बाह्य मतलब एक्सटीरियर। अंतर का मतलब इस तिर्यक रेखा के उल्टा साइड, इस तरह से एकांतर, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट, यानी 3 और 5 ये ध्यान देना है। और 4 और 6 ये अंतर है, एंगल 4 और एंगल 6 ध्यान दीजिए। वाई में देखिए इसका ये हो जाएगा 2 का 8 एंगल 2 एंड एंगल 8 और 1 का हो जाएगा 7, 1 का क्या हो जाएगा 7 एंगल 1 एंगल 7। ये वाई हो जाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, ये इंटीरियर हो जाएगा। अब अंतः कोण किसको कहेंगे? ध्यान देंगे इंटीरियर, इसका इंटीरियर ये, इसका इंटीरियर ये, इस तरह से 4 और 5 एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। और शीर्षाभिमुख कोण में आप पढ़े हुए हैं कि जब 2 रेखाएं आपस में प्रच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण करते हैं। इसका शीर्षाभिमुख ये, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4 और इस तरह से 5 का हो जाएगा 7, एंगल 5 का एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 6 का हो जाएगा एंगल 8। इस तरह से ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये ध्यान देना है कि इनमें रिलेशन क्या है, क्या इनमें संबंध है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान देना है। ये सारे संगत कोण क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। संगत कोण कहीं भी आएगा तो आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान देना है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा कि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये चीज़ें बराबर होंगी। अंतः कोण ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये और ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इनका सम जो है यानी एंगल 4, यहाँ पर ध्यान देना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होगा। इनका सम बल्कि 180 होता है, यानी लीनियर पेयर होता है इनका। उसी तरह एंगल 3 और प्लस एंगल 6 ये 180 होगा। ये इक्वल नहीं होते हैं बल्कि ये जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम जो है 180 होता है। और शीर्षाभिमुख कोण आपको पता है, इससे पहले ही एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5 ये सब इक्वल होते हैं। तो अब इन सबों के रिलेशन के बारे में आप पहले समझ लेना है। जब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो आपसे निवेदन है कि तमाम बेसिक नॉलेज को आपको यहाँ पर गेन कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सारगर्भित होते हैं, बहुत ही माने खेज होते हैं और वो मीनिंगफुल होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद ही उसे सारी समझ में आएंगी। जब बेसिक नॉलेज आपको रहेगा
तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप क्वेश्चन को लगाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ों को आपसे गुजारिश है कि आप अच्छी तरह से समझ लें। एक एक चीज़ आपको बता दी गई है, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये चारों कोण का इस्तेमाल ये आपके एक्सरसाइज 6.2 में किया जाएगा। इससे पहले कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप तमाम जितने एंगल्स को बताए गए, संगत, एकांतर और अंतः कोण, इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण आपको अभी बताया जा चुका है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रश्नावली 6.2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम अभी हल करेंगे। आपके सामने आप देखेंगे अच्छी तरह से, आकृति में देखेंगे दिया हुआ है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। AB पैरेलल टू CD यहाँ शो करना है, इसको ध्यान देखना है आपको। आप इस फिगर पर आप जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि y जो हो जाएगा 130 हो जाएगा y। तो यहाँ पर आप आराम से लिखेंगे चित्रानुसार, या अंग्रेजी में लिखना होगा तो फ्रॉम फिगर, चित्रानुसार। ध्यान दीजिए, इसको लिख लेंगे चित्रानुसार y इक्वल टू 130। क्यों y 130 हो गए, लिखेंगे शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण, ये आप लिखेंगे। कोई भी चीज़ लिखेंगे उसके सामने आप रीजन जरूर लिखेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे तो जो है नंबर कटने का डर रहता है, इसलिए आप कोई भी लाइन आप लिखेंगे तो आप उसके वजह लिखेंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर आपको फिगर में यहाँ पर मिल गया 130। अब देखिए यक्स जो आ गया, यक्स भी 130 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है ये, तो आ जाएगा यक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है। यहाँ ब्रैकेट में लिखने रैखी युग, लीनियर पेयर है ये, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो लीनियर पेयर लिखेंगे। अब x निकालेंगे तो 180 माइनस 50, यक्स यहाँ से सॉल्व करने पर 130 आ गया। आप ध्यान देंगे कि यक्स ये जो है 130 ये भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130, और x और y है क्या, ये दोनों एकांतर कोण है जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कि x और y एकांतर कोण है और बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं और बराबर हैं, अतः AB पैरेलल टू CD, यानी AB समानांतर CD के है। ये प्रूफ हो गई, ये बात प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हो गई, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हैं, इसलिए AB इक्वल टू CD हो जाएंगे। या AB पैरेलल टू CD जब हैं तभी अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों बात प्रूफ्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप ध्यान देंगे, आकृति में यदि AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू DF, ये देखिए EF, ये ध्यान देंगे ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ पर Y रेशियो Z 3:7 है, यानी Y इक्वल टू अगर मान लें 3 के और Z इक्वल टू मान लें 7 के। यहाँ जब भी रेशियो दिया रहेगा तो कोई अल्फ़ाबेट लगा के लिख लेते हैं, इसको ध्यान देना है। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर पैरेलल है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि तो यक्स का मान पूछा जा रहा है। यहाँ देखेंगे आप, अब हमको यहाँ पर देखना है कि जब ये कितना है और ये कितना है, ये देखेंगे आप। ये देखिए ये है 3 के, y है 3 के, अब z कितना है 7 के। तो जब 7 के ये है तो ये भी 7 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग संगत कोण की वजह से। तो अब इस लेयर पेयर में आप देखेंगे कि 3 के प्लस 7 के इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना है 180। क्यों, क्योंकि रैखी युग्म है। क्या है, लीनियर पेयर है, रैखी युग्म है ये, ठीक है। तो देखेंगे इसको
आगे हम लोग फिर कि इसमें देख चुके हैं कि आकृति में यहाँ पर जब ये दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये पता करना है, आपको पता है कि जब ये रेशियो में दिया रहता है तो यहाँ कोई अल्फ़ाबेट लगा लेते हैं, यानी वाई इक्वल टू 3 के और जेड इक्वल टू 7 के। अब हम फिगर में देखते हैं कि इसका मतलब ये वाई है तो 3 के दिया है, जेड दिया है तो 7 के। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 7 के हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा एंगल 180 है, तो 3 के प्लस 7 के इक्वल टू 180, 10 के आ जाएगा 180। यहाँ पर के की वैल्यू जो आ जाएगी 180/10, यानी 18 डिग्री आएगी ये, यानी 18 डिग्री आ जाएगी। ध्यान दीजिए ये 18 डिग्री हो गई। अब के का मान इसमें रखेंगे आप, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 × 18, ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। और जेड देखते हैं 7 × 80, इसको लिखेंगे 126 डिग्री, 120 डिग्री। ध्यान दीजिए अब आपको वाई और जेड पता चल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको वाई देखिए यहाँ पर है 54 डिग्री, तो वाई है यह आ गया 54 डिग्री। तो आपको पता है कि अंतःकोणों का जो सम है 180 होता है, तो एक्स प्लस 44 इक्वल टू 180, क्योंकि ये संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण लिखेंगे संपूरक होते हैं। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 54 इक्वल टू 126। ठीक है, 126। और इससे भी हो जाएगा कि अगर ये 126 है तो ये अल्टरनेटिव से 126 हो जाएगा, और इससे करस्पॉन्डिंग से ये भी 126 हो जाएगा। तो यक्स के निकालने के कई सारे मेथड हैं जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे और पूरी बेसिक नॉलेज के साथ हल करेंगे, तो आपको पूरा जो है फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा।